हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो क्लास 10 के ज्योग्राफी में पिछले 5 सालों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज ज्योग्राफी का महा मैराथन होने वाला है, जिसमें आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 6 का पिछले 2018 से 19, 20 और 22, 24, 23 से जितनी भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वो था अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था वो आपका प्राकृतिक संसाधनों के हुआ था, जो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये 2020 में पूछा गया था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर द्वितीय पूछे तो न्यूयॉर्क में किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसे बार बार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि आपका जैसे सौर ऊर्जा धूप से चार्ज होता है तो इसे बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है तो जिसे दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, जैसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है। अजैव क्या होता है, जो आपके सजीव नहीं होते उसे अजैव कहते हैं। ठीक है, और मानवकृत क्या होता है, जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसे मानवकृत कहते हैं। तो अब इसमें पूछा है कि सौर ऊर्जा के निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होता है, जो कि 2019 में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो ये बार बार आपसे ये पूछेगा, बताइए कि आपके लिए नवीकरणीय क्या अनवीकरणीय। आपसे ये पूछ सकते हैं पुनः पूर्ति योग्य है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सौर ऊर्जा का हम दोबारा इसे रियूज कर सकते हैं, दोबारा इसे उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए इसको पुनः पूर्ति योग्य के नाम से हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि पता है आपको कि हम लोग का हर साल एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये आपका है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, अभी पूछा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये दो बार पूछा गया एग्जाम में, जिसमें से हमारा आपका है 2022 से पूछा गया था, अभी 2022 से पूछा है, तो रियो डी जेनेरियो में। ध्यान रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन क्या। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसे दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब वो होता है कि जो जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं जीव जंतु, उन्हीं से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, इसीलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। अभी बताया आपको, अभी ये पूछा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय का मतलब क्या बताया, जिसको दोबारा आप बार बार यूज कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, अगर आपसे एक कोयला पूछेगा तो ये कैसा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम पूछेगा तो ये भी कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय। ठीक है, प्राकृतिक गैस पूछेगा तो ये भी कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय। अगले क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सोपानी कृषि आपकी प्रचलित है, कहाँ पर है, तो सोपानी कृषि ज्यादातर पहाड़ी इलाकाओं में की जाती है, जो कि आपका ये उत्तराखंड में है। बिहार में मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि ये प्लेन एरिया होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि हमारे पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है वो 3 राज्य होते हैं, जिसमें बिहार हो गया, यूपी हो गया और पंजाब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना जो आपके मैदान है वो काफी समतल मैदान है। अगर आपसे ये पूछे कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित, तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि बार बार भूमि को यूज करना, तो इसका मतलब होता है अधिक सिंचाई करना। ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो भूमि हमारी निम्नीकरण होती जाएगी। तो ये ज्यादातर पंजाब में आपका मुख्य कारण है कि वहां पर अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है।
काली मिट्टी उपयुक्त की है। देखिए काली मिट्टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो किसके लिए है? कपास के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कपास के लिए जो आपसे पूछेगा सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मृदा अभी बताएं काली मृदा। तो चलिए हम लोग देखें काली मृदा का दूसरा अगर नाम से आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये रेगुर मृदा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके 2011 से लेकर 2013, 17 और 19 में 4 साल बाद पूछा है। तो इसको याद कर लीजिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वो आपका कौन सा मृदा होती है? रेगुर मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है ना, वो कौन सा रसायन है जिससे मेढक की जो प्रजातियां हैं उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा सके, तो वह आपका एंड्रीन है, ठीक है ना। एंड्रीन याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि मेढक की जो प्रजनन है, प्रजनन आप समझते हैं जिनका रिप्रोडक्शन होता है, जिनका एक यंग वंश का जन्म होता है, ठीक है ना, तो इसको नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा जो कि किस राज्य में पाई जाती है? देखिए मरुस्थलीय मतलब होता है डिजर्ट एरिया, पूरा रेगिस्तानी एरिया। तो ये जो आपका मृदा है ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। और ऐसे भी आपको पता है राजस्थान जो हमारा सबसे ज्यादा गर्म स्थान माना जाता है, पूरी तरीके से डिजर्ट एरिया है। तो यहाँ की जितनी भी आपकी मृदा है, मिट्टी है, वो एक प्रकार से मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जो कि आप याद रखिएगा कि किससे संबंधित है? राजस्थान से, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे बार बार पूछा जाता है कि खादर और बादर में, बांगर में क्या अंतर होता है। तो अगर आपसे कभी भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछे तो क्या बोलेगा? बांगर। याद रखने छोटा सा ट्रिक ये भी है, हम लोग जब भी चीजें खाते हैं तो नई नई चीजें खाते हैं, तो खादर याद रखिएगा, नई चीजें खाइएगा तो खादर, यानी नई मिट्टी अगर पूछे तो क्या देखिएगा? खादर। और जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछे तो क्या है? बांगर, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि दोनों में कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे पर्वत स्थलों से जब आपकी पानी और हवाएं जब बहती है तो उसके साथ बहुत सारे जो होती है मिट्टी के कण आपके पानी में बहते हुए आते हैं। तो जो मिट्टी के कण में पानी में बहते होते आते हैं वो आपकी नई मिट्टी होती है, और वो धीरे धीरे पानी के किनारों पे जाके बैठ जाती है। तो वो जो बैठ जाती है किनारे किनारे, उसी को बांगर करते हैं, और जो बह के आती है उसको क्या बोलते हैं? खादर करते हैं। तो आपसे पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो बांगर हो जाएगा, और नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो खादर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके हीराकुंड बांध है, ठीक है। नेक्स्ट होता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है आपका? तो भाखरा नगर बांध से है। गोविंद सागर कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? नया, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से जलाशय जो संबंधित हो किससे? भाखरा नगर बांध से है, ठीक है। आगे देखिए, बृहद क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। देखिए बृहद क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारी पृथ्वी पर पता है कि टोटल 71% जो है पानी पाई जाती है। अगर देखा जाए कि टोटल 100% पानी में से हमारा जो 97.25% जो पानी वो समुद्र में पाया जाता है, 2.5% हमारा पीने योग्य पानी है, ठीक है ना। और इस पीने योग्य पानी से हम लोग अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन अगर पूछे कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह करते हैं, क्योंकि इसी कारण हम लोग कहा जाता है कि बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास क्या है? जल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो आपके मेघों का शहर कहा जाता है, मेघालय कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो क्या होती है? मेघालय में। और सबसे कम जहाँ होती है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में जब बारिश होती है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है, ठीक है। मेघालय की दो क्षेत्र है, एक है मौसिनराम और चेरापूंजी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, कुछ लोग चेरापूंजी कहते हैं, कुछ लोग मौसिनराम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? मौसिनराम में होती है, ठीक है। हालांकि दोनों जगह आपके ये मेघालय का ही है, लेकिन पूछेगा अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो ज्यादा आप किसको सही कीजिएगा? मौसिनराम को कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए प्राणियों का मतलब क्या होता है? हम हो गए, जो मानव होंगे, और जो एनिमल्स हो गए। इन दोनों में अगर बात किया जाए कि हमारे पास कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, वो 65% होती है, ठीक है ना। देखिए इससे कम पानी अगर हमारे बॉडी में होती है तो हमें प्यास लगने लगती है, लेकिन अगर 55% से ज्यादा कम पानी होगी तो लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से उन्हें पानी से क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा कि प्राणियों के शरीर में जो हमारे प्रतिशत है वह जल की मात्रा लगभग नहीं पूरी तरीके से कितना रहना चाहिए? 65% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखिए 3 राज्य इसमें शामिल होते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय है जिसमें पानी को बचाने के लिए और उस पानी का हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन में यूज करने के लिए, जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे ऊर्जा को बचाने के लिए भी किया जाता है। तो ये 3 राज्य आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 3 राज्य है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जी, जितने भी आपके बांध है, ये बांध हमारी क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। अगर ये बांध नहीं रहेगा तो सोचिए कि हमारे जल जो है पूरे क्षेत्र में घुस जाएंगे, जिसकी वजह से आम जनजीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमारे देश के पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि देश की जो भी बांधे हैं वो हमारे भारत का क्या कहा जाएगा? मंदिर कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हीराकुंड परियोजना जो किस नदी पर है? तो ये एक महानदी है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड परियोजना जो किस नदी पे है? महानदी पे है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? देखिए मानव निर्मित जलाशय का मतलब क्या होता है कि जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है। तो एक है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, ध्यान रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ा आपका जलाशय माना जाता है, लेकिन ये मानव निर्मित जलाशय, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव निर्मित में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा हो जाएगा? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, बिहार के अति जल दोहन में किस तत्व को संकेंद्रण बताया? देखिए बिहार में अति जल दोहन मतलब ज्यादा से ज्यादा बिहार वासी क्या करते हैं? जल का दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें जिस तत्व का आपका संकेंद्रण बता हुआ है आर्सेनिक, ध्यान रखना आर्सेनिक एक तत्व होता है और इस तत्व को जल दोहन में देखा गया बिहार में। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, क्योंकि पूछा गया था 2023 में पूछा हुआ पिछले साल। ध्यान रखिएगा भाखड़ा नगर अगर परियोजना पूछे तो ये हो जाएगा आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी बताएं, सबसे लंबा बांध पूछे तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। नर्मदा घाटी, अभी ये भी सेम क्वेश्चन हम लोग रिपीट किए हैं, देखिए 2023 में पूछा है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? 3 राज्य हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड किया है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? देखिए सितंबर 1987 में पहली बार हमारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था और उसके बाद 2002 में हुआ था। आपके बुक्स में है, देख लीजिएगा। 2002 में हमारा सेकेंड टाइम हुआ था और पहली बार हुआ था सितंबर 1987 में। ये क्या है? एक राष्ट्रीय जल नीति है जिसमें हम जल के बारे में समझौता करते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार से जल को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। आगे देखिए, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर? देखिए कृष्णा राज, याद रखिए की से कृष्णा राज और ये कावेरी नदी पर। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाता है कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो कर्नाटक का, याद रखिएगा। कृष्णा राज सागर आपकी कौन सी नदी? कावेरी नदी पर। ठीक है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र? जी, अगर आपसे 3 क्वेश्चन आते हैं, देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र अगर आपसे पूछ दे तो राजस्थान बताइएगा, अगर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है तो मेघालय बताइएगा, और किस क्षेत्र में होता है तो मौसिनराम, और ये पूछे कि सबसे ज्यादा वन वाला कौन सा आपका राज्य है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? जी, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। पतंजलि पूछे तो विष्णु शर्मा याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अगर आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जो दवा का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो जनक, उनके जो पिता है वो किसको माना गया है? चरक को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन एक प्रकार का डेल्टा है जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2017-19 देखिए 17 और 19 में पूछा गया और यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार रिपीटेड करते रहता है। अगर अब इतना कवर कर लेते हैं तो ध्यान रखिए आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सुंदरवन अगर आपसे डेल्टा पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए आप लोगों, मयूर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि वन संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो वन संरक्षण का मतलब होता है आपके कि हम कैसे पेड़ पौधों को बचा सकते हैं और उसमें उसके प्रबंधन की दृष्टि से, उनकी जो है आपके बचाव की दृष्टि से जो वनों को कितने वर्गों में डिवाइड किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 3 वर्ग में डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए एक NGO
एक वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार है। देखिए एक प्रकार से ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, और ये रिपोर्ट किसने पेश किया था, एक एनजीओ की वानिकी द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया था, जो 1948 में जब देश आजाद हुआ था 1 साल बाद, जो विश्व में आपसे पूछे कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार है, तो 400 करोड़ हेक्टेयर का वन का विस्तार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का देखिए संविधान की धारा 21 का संबंध किस चीज से है। अगर आपसे पूछे कि धारा 21 किससे है, तो ये वन जीवन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का। जी, संविधान में भी कहा गया है कि हमें अपने वनों को बचाना चाहिए, अगर वन को नहीं बचाएंगे तो हमारे भारत बहुत ज्यादा गंभीर संकट में आ जाएगी। तो ये धारा 21 में बात क्या है कि वन जीव हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, संरक्षण है, मतलब हमें इस दुनिया में रहना है तो हमारे लिए वन सबसे ज्यादा, इसको बचाना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है, सबसे पहले आपको बता दें ये प्रसिद्ध है किसके लिए, बाघ के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर बाघ आपको देखने को मिलेगा तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, वह है आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे बुद्धिजीवी अगर आपसे पूछे जानवर कौन है, तो वह डॉल्फिन है। ठीक है ना, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे उसको मनाते हैं। और याद रखिएगा ये कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, तो आपका डॉल्फिन हो जाएगा। बुद्धिजीवी में आपका डॉल्फिन, और भारत में सिर्फ केवल पाया जाता है वो भी डॉल्फिन का। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर से याद रखिएगा गुजरात, ठीक है ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, बिहार में पूछे तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ठीक है, और असम में आपको बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नंदा देवी पूछे तो उत्तराखंड। ठीक है ना, पहाड़ों की धरती, फूलों की खेती सब सभी है आपके कौन सा, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, मतलब बाघों को बचाने की जो योजनाएं चलाई गई थी उसकी शुरुआत 1973 में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय, अभी बताया असम में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, रणथंबोर राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1952। देखिए 2 क्वेश्चन आता है, भारतीय अगर वन आपसे पूछे इसकी स्थापना 1972 में आता है, अगर आपसे वन जीव बोर्ड की स्थापना पूछे तो 1952 में हो जाएगा, 1952 में, याद रखिएगा। आयुर्वेद का जनक ये भी हम बता चुके हैं। आयुर्वेद जो आपको पता है आपकी औषधि से संबंधित है और इसके पिता चरक को माना जाता है। ठीक है, पतंजलि बताते हैं ये आपके विष्णु शर्मा संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, टैक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है, टैक्सोल का उपयोग हम लोग कैंसर में करते हैं। ठीक है ना, कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड हो जाएगा। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछेंगे तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए कि सुंदरवन हमने बताया आपके कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व जहाँ पर हम अपने प्राकृतिक चीजों को बचा सकते हैं वह है डिब्रू सैखोवा। ठीक है ना, इस जगह का नाम है डिब्रू सैखोवा, जो भारत की सबसे छोटा जैवमंडल के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया है। देखिए क्यूनाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्यूनाइन का उपयोग हम लोग मलेरिया के लिए करते हैं। ठीक है ना, क्यूनाइन का उपयोग किस लिए करते हैं, मलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, कोडरमा अब्रक्ष है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कोडरमा किससे संबंधित है तो अब्रक्ष हो जाएगा। एल्युमिनियम किससे संबंधित है, बॉक्साइट से हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। तांबा। नेक्स्ट, लॉ एक्स क्या है, सबसे पहले लॉ एक्स के बारे में बताते हैं। ये एक प्रकार के लॉ खनिज होता है और ये अनवीकरणीय संसाधन के इसको जानते हैं, क्योंकि बता चुके अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, सिर्फ एक बार उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है। नवीकरणीय का मतलब बता चुके हैं, जिसे दोबारा बार बार उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, अजैव का बता चुके हैं। जैव मतलब होता है सजीव, जितने भी सजीव चीजें वो सारे जैव हो जाएगा। अगर अजैव पूछे तो जो निर्जीव चीजें वो अजैव में आ जाएगा। मानवकृत पूछे जो मानव द्वारा निर्मित चीजों को मानवकृत करते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लॉ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लॉ एक्स उत्पादक राज्य में कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है ना, आयरन का बहुत बड़ा यहाँ पर मिलता है, तो अगर पूछे कि लॉ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है। जी, हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर उद्योगों की जननी ज्यादातर चीजें जो बनी रहती है वो आपकी लोहा की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, ऐसा कौन सा चीज है जिसे लोहा में मिलाने पर हम लोग का स्टील बनता है। ये भी ध्यान रखिए, क्रोमियम एक ऐसा चीज है जिसे लोहा में डालने पर वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। तो उद्योगों की जननी पूछे तो याद रखिएगा लोहा हो जाएगा।
नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लौ युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट आपका एक लौ युक्त खनिज का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट क्या करते हैं? लौ युक्त खनिज का उदाहरण करते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? अभी बताएं। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए जिस हम खनिज का इस्तेमाल करते हैं वह है आपके बॉक्साइट है, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल बनाया जाता है किससे? तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। इसका एक ट्रिक है, याद रखिए, पिताजी, ठीक है ना। अगर आप याद रखते हैं पिताजी, ठीक है ना, तो इसमें जो आपके पीतल है वो आपका तांबा और जिंक से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। पीतल बराबर आपका है तांबा और प्लस जिंक, ठीक है ना, या फिर तांबा और जस्ता, याद रखिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए, इस्पात लोहा होता है, ये एक प्रकार से बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 टन इस्पात बनाने में हम लोग कितना मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं? 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभाव का मतलब क्या होता है? कमी है। अगर पूछे कि भारत में किस खनिज का सबसे ज्यादा आपका प्रचुर मात्रा में, तो है लोहा आपका, ठीक है ना। और लोहा को बता भी चुके हैं। और अगर अभाव पूछे तो लेड हो जाएगा, लेड को सीसा करते हैं। तो ये खनिज एक ऐसा है जो हमारे भारत में क्या है, इसकी कमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है, ठीक है ना। बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अगर इसमें पूछे कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है, तो वो आपका कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोयला में सबसे ज्यादा आपका कार्बनिक चीजें पाई जाती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मैग्नीज उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा है, ठीक है ना। अगर आपसे मैग्नीज पूछ दे, बॉक्साइट पूछ दे, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? उड़ीसा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लौ एक्स का एक प्रकार है? लौ एक्स का प्रकार आपसे पूछे हेमेटाइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लौ एक्स का एक प्रकार कौन हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस है एक नेचुरल आपका, नेचुरल जब खनिज तेलों के साथ होता है, ठीक है ना। जो खनिज तेल होता है उसके साथ कौन सी गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? देखिए, एशिया जो हमारा भारत जो है वो किस महाद्वीप में होता है? एशिया महाद्वीप में। तो पूरे एशिया महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा आपका परमाणु शक्ति है वो है आपका तारापुर हो जाएगा, ठीक है। तो तारापुर याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है? तारापुर हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई। अभी डिगबोई कहाँ पे है? असम में हो जाएगा। तो अगर तेल शोधक कारखाना आपसे पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा डिगबोई है, जो कि असम क्षेत्र में आपका पड़ता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है। सर्वोत्तम कोयला, देखो कोयला जो होता है बहुत से प्रकार का होता है। इसमें अगर सबसे अच्छा अगर कोयला आपसे पूछे कौन सा है, तो एंथ्रासाइट होता है, जिससे ज्यादा धुएं वगैरह नहीं निकलते। और सबसे खराब कोयला अगर आपसे पूछे तो वह है पीट, और उसके बाद है बिटुमस, ठीक है ना। बिटुमस इसलिए क्योंकि हम लोग भारत में सबसे ज्यादा जिस कोयले का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कोयला इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिनस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सबसे अच्छा नहीं कर सकते। अगर अच्छा पूछे तो एंथ्रासाइट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे घटिया कोयला आपसे पूछे तो कौन है? अभी बताएं। घटिया कोयला आपसे कौन है? पीट कोयला है, ठीक है। और भारत में जिस कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कौन है? बिटुमस है। सबसे अच्छा कोयला अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रथम सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा आ जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, तारापुर ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर ऊर्जा केंद्र आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थल जो माना जाता है वह राजस्थान है, और राजस्थान को डिजर्ट एरिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी सबसे गर्मी की वजह से धूप भी बहुत ज्यादा होता है, 50 डिग्री 52 डिग्री यहाँ की टेम्परेचर होती है। तो यहाँ सौर ऊर्जा के विकास के बहुत ज्यादा संभावना आपके कौन से क्षेत्र हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे मेघालय के बारे में बता चुके हैं कि आपके सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ पर होती है? मेघालय। मेघों का अर्जन होता है। और मेघालय में पूछेगा किस जगह पे होता है, तो याद रखिएगा बता चुके हैं मौसिन राम और चेरापूंजी। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों है मौसिन राम चेरापूंजी, तो ज्यादा सही आप किसको पिक कीजिएगा? मौसिन राम को कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा देखो क्या है, ऊर्जा एनर्जी होता है। किससे हमको एनर्जी मिल सकती है? तो कोयला, ये भी आपको ऊर्जा देता है। पेट्रोलियम, ये भी आपको ऊर्जा देता है। विद्युत, ये भी आपको ऊर्जा देता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट होता है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर? जी ये भी अच्छा अभी बताया सेम क्वेश्चन कि अगर आपसे भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना पूछे तो डिगबोई हो जाएगा। और डिगबोई कहाँ पे है? तो असम में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74 क्वेश्चन। देखिए झारखंड के एक क्षेत्र है झड़िया क्षेत्र, ठीक है ना। झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? झड़िया क्षेत्र, जो मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वहां पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोयला को हम लोग कौन सा संसाधन के रूप में जानते हैं? ये एक नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये एक आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः जो पाया जाता है वह क्या है? कोयला। अच्छा सोने के सबसे बड़ा आपका क्षेत्र जहाँ सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में, कौन हो जाएगा? वो है कर्नाटका। ठीक है ना, कोलार गोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 75 नंबर। देखो यूरेनियम पूछे तो याद रखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड है। ठीक है ना, यूरेनियम का पूछे तो ये भी क्या बताएगा? जादूगोड़ा। तेल कारखाना के बारे में बता दिए, डिगबोई असम में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। कोयला पूछे तो झारखंड में हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। और ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके एग्जाम पूछे हैं। देखिए 2015 में पूछा गया है, हो सकता है अगला आपके 2024 में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछे तो याद रखिएगा जादूगोड़ा, झारखंड में। चलिए 76 नंबर देखते हैं। देखिए ये आपका 2011 और फिर एक ही बार 2022 में पूछा गया। तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पहले का वो अभी नहीं पूछ सकता, पहले के ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये देखो 2011 में पूछा था, फिर अभी 2022 में पूछा है। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पहला कोई भी चीज होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए कि भारत में अगर किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे तो आपका हो जाएगा तारापुर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है ये आपका। तो तारापुर आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2022 में पूछा गया कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र पाया गया है? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? जो सभी लोगों के क्षेत्र में आपको मतलब तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, वो टोटल अभी तक भारत में कितने हैं? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 18 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि वैसे चीज जो जमीन के नीचे दब जाते हैं और दबे हुए जीवों से हमारे जो तेल प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गए, इन सभी का आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि जीवाश्म ईंधन पूछा तो इसमें सही, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? देखिए मानवीकरण का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो कि मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र माना गया। भारत में 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में अगर प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना अगर आपसे पूछ दे तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था दार्जिलिंग में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चाय पत्ती की खेती भी की जाती है और ये भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है कोयला? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था कि हम लोग को जो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। और भारत में जो सबसे ज्यादा अच्छा मतलब भारत में जिस कोयले का जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो बिटुमिनस कोयला होगा। ठीक है ना, देखिएगा जो बिटुमिनस जो हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं बिटुमिनस होता है और ये काफी प्रदूषित करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन बात है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ थी? देखिए प्राचीनतम का मतलब होता है प्राचीन समय, तो ये हो जाएगा रानीगंज। ठीक है ना, अभी जो नया आपको बताया झारखंड, ध्यान रखिएगा कि प्राचीनतम कोयले की खान जो थी वो कहाँ पे है? रानीगंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी झारखंड में आएगा। देखो निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? जो अपने देश का। ठीक है ना, तो वो अपने देश में भारत का पहला जो प्रयास परमाणु विद्युत केंद्र बना था वो है कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है ना, तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र अगर आपसे पूछेगा कि भारत का ये क्या है, तो पहला स्वदेशी आपका प्रयास परमाणु विद्युत केंद्र। तो ये भी पहला चीज है, इसको भी ध्यान रखना। 2023 में पूछा गया, हो सकता है अगला नंबर आप लोग आओ। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अगर पूछे कि ये आपकी ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र है मणिकरण में। चलिए 85 क्वेश्चन पे आते हैं।
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक गैस जो होता है आपको बता चुके हैं कि प्राकृतिक गैस जो है आपका एक प्राकृतिक चीजें होती है जो कि आपके किस में पाया जाता है? पेट्रोलियम में। ठीक है ना, 2023 में पूछा गया। आगे, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन बता दिए, जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। अगला फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा से याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक है ना, तो कैगा जो आपका परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा जो होता है वो ज्यादातर आपके गर्म क्षेत्रों में, मतलब आपको पता ही है राजस्थान जो कि सबसे डिजर्ट और मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावनाएं देखने को मिलती है। भारत की कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र कार्य करे? तो टोटल 18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी 2023 में पूछा गया, ये बता चुके आपको 89 क्वेश्चन। आगे 90 क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, चाय के लिए बड़ा फेमस है। शिव समुद्र में पूछे तो याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 2। आपका चैप्टर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव था मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए। अब अगला जो चैप्टर वो चैप्टर 2 है। ठीक है ना, चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ? कृषि से संबंधित है। चलो देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल अगर आप पूछे तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है ना, तो रबी फसल कौन सा आ जाएगा? गेहूं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल पूछे तो धान हो जाएगा। ठीक है ना, रबी फसल क्या हो जाएगा? गेहूं, और खरीफ फसल पूछे तो क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का क्या है? ऑपरेशन फ्लड एक आपके डेयरी विकास से, दूध उत्पादन से। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो आपके डेयरी विकास से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल क्या होता है? जिसे रोपा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका धान हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो धान हो जाएगा, क्योंकि धान के लिए हम लोग बीज वगैरह बोलते हैं। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से है? सबसे ज्यादा भारत में जिस फसल को उगाया जाता है वो कौन है? धान है। ठीक है ना, और धान आपका कौन सा फसल हो जाएगा? अभी बताइए रबी फसल है कि खरीफ फसल है धान? तो आपका ये धान जो है खरीफ फसल है। ठीक है ना, रबी फसल पूछे तो गेहूं, याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा अगर आपको जिस रोपण फसल नहीं है वो आपका है धान, और भारत में जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो भी क्या हो जाएगा? आपका धान हो जाएगा। चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है ना, देखिए दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है आपके प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है ना, हम लोग को पता है कि हम लोग 5 चीजें प्रतिदिन खाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, वसा लेते हैं। ठीक है ना, और इन सभी चीजों को मिलाकर जो हमारा आपके पौष्टिक हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो दाल जो एक प्रकार से पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपके किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। ये हमें काम क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन डी आपसे पूछे तो विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हड्डियों के लिए। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो 2 चीज में, एक तो मछली के ऑयल्स में पाया जाता है, मछली के तेल में, और दूसरा आपके सूर्य के धूप में। वसा आपको पता है फैटी चीज होता है, जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसमें वसा होती है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं क्योंकि हमें इस चैप्टर खत्म करना। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? जी, रबी की फसल अगर आपसे पूछे तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है ना, यही है कि अक्टूबर नवंबर जो होता है हमारा आपका ठंडा क्षेत्र होता है, और इसको काट लिया जाता है आपके मार्च अप्रैल में, और उसके बाद जो बोई जाती है वो आपके इसके बाद जो बोई जाती है वो आपके खरीफ फसल बोई जाती है। ठीक है ना, तो खरीफ फसल जो है आपके जो बोई जाती है वो जून जुलाई तक आपको काट ली जाती है, और उसके बाद जायद फसल होती है जिसे मिश्रित फसल के आप में जानते हैं। तो तीनों फसल के बारे में बता दी मैंने आपको। पहली चीज बताया कि आपकी खरीफ फसल और रबी फसल और आपके जायद फसल। रबी फसल पूछे तो कब बोया जाता है आपका? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इसको काटा कब किया जाता है? तो ये आपकी मार्च अप्रैल में, और उसके बाद जो बोया जाता है वो कौन सा है? खरीफ फसल। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं? व्यवसायिक का मतलब इसमें व्यवसाय नहीं कर सकते। जैसे देखिए गन्ना करेंगे तो व्यवसायिक फसल हो जाएगा, जूट भी व्यवसायिक फसल होगा, तंबाकू भी होगा, लेकिन हमारे व्यवसायिक फसल नहीं हुआ है, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि गेहूं जो है हमारा वो रबी फसल है कि आपकी खरीफ फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में है? तो सोपानी कृषि जो हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है ना, सोपानी कृषि किस में है? तो उत्तराखंड में। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है उष्ण आर्द्र है। ठीक है, जलवायु जो है आपका चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? चावल हो जाएगा। खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? चावल।
और रबी फसल पूछे तो गेहूं हो जाएगा। धान एक प्रकार का क्या है, तो धान एक प्रकार का औस, अमन और गुड़, इनमें से सभी हो जाएगा धान, तो इनसे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है, तो रोपण में रबड़ है, चाय है और गन्ना, ये भी सभी हो जाएगा। निम्न में कौन दलहनी फसल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, तो राजमा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, तो हो जाएगा राजमा। ओए, एक मिनट, चलिए देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 2 का। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है, और ये 2023 से पूछा गया है। तो चलिए, आपका ये जितने भी मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इसको बढ़िया से आप बार बार इसको दोबारा देखते रहिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्लास 10 का, ठीक है ना। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना लिखते हैं, गुड बाय, फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।